गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में मानव भूगोल की शुरुआत की थी। मानव भूगोल के इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि मानव भूगोल कहते किसे हैं और मानव भूगोल को लेकर विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। हमने ये पढ़ा कि मानव भूगोल क्या है, प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों को मानव भूगोल कहा गया है। अब इनको लेकर विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, इन परिभाषाओं के अंतर्गत हमने देखा कि ये जो परिभाषाएं हैं मुख्य रूप से इन परिभाषाओं में हमने ये देखा मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उसमें रेडजेल की परिभाषा में हमने ये देखा कि रेडजेल क्या कह रहे हैं अपनी इस परिभाषा में। इस परिभाषा को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इन्होंने रेडजेल ने जो बात कही है वो ये कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और ये चीज़ हम पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेडजेल ने मुख्य रूप से अपनी परिभाषा में किस बात पर बल दिया है, संश्लेषण पर, एनालिसिस पे इन्होंने फोकस किया है कि किसी भी मानव और भूगोल समाज के बीच में जो अंतर संबंध है और पर्यावरण के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम एनालिसिस करके स्टडी करेंगे। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी एलन सी सैंपल की, जिन्होंने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वो एलन सैंपल कहती है पृथ्वी कैसी है, अस्थिर है, और मानव कैसा है, क्रियाशील है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सारी की सारी क्या कहलाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो एलन सैंपल ने अपनी परिभाषा में संबंधात्मक संबंधों की गत्यात्मकता को मुख्य रूप से बल दिया। इन्होंने कहा प्रकृति और मानव के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें विडाल डी ला ब्लाश जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने अपनी विचारधारा में ये कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न करने वाली संकल्पना ही क्या है, मानव भूगोल है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में कंटिन्यू। मानव भूगोल की प्रकृति की अगर हम बात करें तो नेचर क्या कहती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर ये कहती है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। यानी ये कहते हैं कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो, और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव के द्वारा जो सोशल और जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया उसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करें वो इसमें ये आती है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये इस चीज़ को अगर हम समझें तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। अपनी विचारधारा में इन्होंने ये बताया है कि अगर हम देखें तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यानी मानव को जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके आधार पर वो क्या करता है, प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। और उस अन्योन्य क्रिया में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किन साधनों से वो चीज़ कर रहा है। यानी प्रारंभिक संबंधों को अगर हम देखें कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए स्टार्टिंग टाइम में मानव ने क्या किया था, प्रकृति के हिसाब से अपने वो काम कर रहा था। और यहाँ अगर हम देखें तो उस समय क्या था, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती थी। यानी प्रारंभ से ही प्राचीन समय में भी प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट की सूचक होती है। प्राचीन समय में प्रौद्योगिकी का विकास कम हो रखा था, कम विकास था, इसलिए मानव क्या था, प्रकृति के हिसाब से चल रहा था, प्रकृति के नियमों को पालन करता था, प्रकृति की पूजा करता था। तो ये सभी होने के कारण हम कहते हैं क्या हो रखा था, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के अनुरूप चल रहा है, प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। यहाँ इन्होंने आगे बताया कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी विकास कर पाया। मानव ने पहले नेचर के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको समझा और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास हुआ। आज हम जो
तकनीकी युग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं सोसाइटी, ये इतना जो विकास हुआ है, ये सब हम इसी कारण देख पा रहे हैं कि मानव ने इतना विकास किया और किस प्रकार उसने इस सोसाइटी को समझा, ये चीज हमने देखी। इसके बाद में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो ये चीज कहते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऊष्मा घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज की। तो यहाँ इसको हम देखें कि प्रकृति में मानव रह रहा था, आप लोग और हम अच्छे से जानते हैं, मानव जब प्रकृति में रहता था, जंगल में घूमता था, वहां से जो कच्चा मांस वगैरह जो मिला खाया, फिर उसने क्या किया, जानवरों को मारने के लिए पत्थर फेंका करता था। पत्थर फेंक रहा था तो एक बार क्या उसने तेज गति से पत्थर फेंका, वो किसी पत्थर से टकराया और उससे चिंगारियां निकली। तो मानव ने कहा ये क्या चीज है, तो यहाँ घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना, यानी ये एक हाइपोथेसिस डेवलप हुई और उसने क्या किया, पत्थरों को रगड़ना शुरू किया आपस में, और पत्थरों को जब रगड़ने शुरू किया तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ, ऊष्मा डेवलप हुई और उस ऊष्मा से आग लगी और आग से धीरे धीरे उन्होंने उन चिंगारियों से आग डेवलप करी और फिर पास के घास फूस को जला के धीरे 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 इस तरह से अग्नि का विकास हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं पहले क्या था, प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण हुआ, यानी मानव प्रकृति के हिसाब से चल रहा था, जैसी नेचर थी वहां। फिर आगे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को की भी समझ हमें अनेक बीमारियों के विजय पाने के लिए योग्य बनाया। हमने क्या किया, धीरे 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 ये चीज़ जब खोज की तो हमें जब डीएनए और इसके बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि जो बहुत सारी बीमारियां हैं उन बीमारियों को हम खोज पाए, आनुवंशिक बीमारी क्यों होती है, डीएनए से हम टेस्ट करके ये बता पाए। फिर आगे जो बात आती है नेक्स्ट, इसमें कि ये जो तीव्र गति से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव का जो विकास हुआ, उस विकास को अगर हम देखें तो उसका प्रौद्योगिकी ज्ञान विकसित होने लगा। यानी प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। यानी प्रौद्योगिकी क्या है, मनुष्य पर पर्यावरणों की बंदिशों को कम करती है। जैसे इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें, हम लोग सब राजस्थान में अगर हम बात करें तो हमारे प्रांत में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, गर्मियों के दिनों में यानी मई जून के महीनों में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब गर्मी बढ़ती है तो या तो आप उस गर्मी के माहौल को सहन करो, तो हमने क्या किया, प्रौद्योगिकी का विकास किया। पहले स्टार्टिंग टाइम में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग हवा करने के लिए क्या करते थे, पुराने समय में पंखियाँ ऐसे घुमाया करते थे, जब तक उसको गर्मी लग रही पंखियों को घुमा के वो इस तरह से टाइम अपने उस गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो टेबल फैन आए, टेबल फैन के बाद में धीरे धीरे छत फैन लगने शुरू हुए और उससे थोड़ी उसको राहत मिली। यानी प्रौद्योगिकी के विकास से उसने क्या किया, प्रकृति की बंदिशों को कम किया, यानी वो गर्मी में भी बैठ पाने लगा। उसके बाद में उसने क्या किया, कूलर का आविष्कार किया, तो गर्मी के समय में भी उसको एक थोड़ी ठंडक का एहसास होने लगा। अब धीरे धीरे स्थितियां क्या हुई, जब पानी की कमी लगने लगी तो मानव ने क्या किया, कूलर के स्थान पर एयर कंडीशनर एसी का आविष्कार शुरू कर दिया। तो आज अगर हम कहें तो ये जो कथन है वो एकदम क्लेरिफाई है, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी नेचर का जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई वो चीज़ क्या हो रही है, मनुष्य के ज्ञान को विकसित करने में सहयोगी हुई और इसने प्रकृति के प्रभाव को धीरे धीरे कम किया। इसके बाद में अगर हम देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की प्रारंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। यानी स्टार्टिंग टाइम में क्या होता था, जैसा नेचर चाहती थी मानव ने वैसा ही किया। यानी कहने का मतलब मानव ने क्या किया, प्रकृति के आदेशों को अपने ऊपर, जैसे अगर मौसम बारिश का है, तेज बारिशें हो रही है तो मानव ने क्या किया, आवागमन बंद कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा अभी भी काफ़ी ऐसे संत होते हैं जो चतुर्मास यानी वर्षा ऋतु में आवागमन नहीं करते हैं, किसी एक स्थान पर जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं 4 महीने, उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि पहले उस समय मानव प्रकृति के अनुरूप चल रहा था। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि मानव प्रकृति के अनुरूप कैसे चल रहा है, जहाँ मैदानी भूभाग है वहाँ मानव ने क्या किया, कृषि कार्य करना शुरू किया। जहाँ उद्योग धंधे हैं, जहाँ पे खाने हैं, जहाँ पे मिनरल्स है, जहाँ खनिज है, वहाँ उसको खोद के उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। तो मानव जैसे ही नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसने काम करना शुरू किया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। यानी हमने जो कहा कि मानव प्रकृति के आदेशों का पालन कर रहा है, यानी प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। क्यों चल रहा था, क्योंकि प्रौद्योगिकी डेवलप नहीं थी, तकनीकी का ज्ञान नहीं था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आदिम मानव समाज और प्रकृति
कि प्रबल शक्तियों के बीच इसी प्रकार की अन्योन क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? प्रकृति और मानव के बीच में जो अन्योन क्रिया होती है वो कहलाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी इस निश्चयवाद की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या है, यानी इसको थोड़ा सा हम समझें कि निश्चयवाद में क्या हुआ करता था, प्रकृति के अनुसार मानव चल रहा था, मानव प्रकृति के अनुरूप उससे जैसा प्रकृति चाहती वैसा करता, मानव प्रकृति से भयभीत रहता, मानव प्रकृति की पूजा करता। और फिर बात आता, प्रश्न ये आती है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, किन्होंने इस विचारधारा को दिया? तो इसको विचारधारा को देने वाले थे फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने इस विचारधारा को दिया। अब प्रश्न ये आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद अगर हमारे एग्जाम में आए तो हम क्या लिखेंगे? एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो हम ये लिखेंगे निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में हम मेन चीज ये लिखेंगे कि इसके अंतर्गत आदिम समाज और प्रकृति में प्रबल शक्तियों के बीच में एक प्रौद्योगिकी अन्योन क्रिया हुई थी, उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्योंकि प्रकृति के अनुसार मानव उसकी पूजा कर रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तो ये सारा का सारा पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, मानव का प्रकृतिकरण। मानव के प्रकृतिकरण की अगर हम बात करें तो मानव के प्रकृतिकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कहानी बताई गई है कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ। तो इसको अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो तरह की कहानी आई हैं, प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पर्यावरणवाद क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल ने शुरू किया। आपकी बुक में एक कहानी बताई गई, कहानी में जो मुख्य पात्र है वो क्या है, बेंदा, जो कि एक कबीले में रहता है। यानी मानव पहले प्राचीन समय में जंगलों में किस प्रकार रहता था, कैसे जंगलों के हिसाब से अपना जीवन जी रहा था। यानी मानव पहले कंदमूल खा के या कच्चा मांस खा के अपना जीवन जी रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा प्रकृति के अधीन था। उसके बाद में जो नेक्स्ट विचारधारा आती है, ये पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। यानी फिर है मानव का प्रकृतिकरण। यानी यहाँ क्या था कि अगर हम देखें बॉक्स की ये जो कथा है, इसके आधार पर मानव का प्रकृतिकरण किया गया है। यानी आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए। यानी यहाँ ये बताया गया है कि मानव का प्रकृतिकरण के अंदर क्या होता था, मानव पूरा का पूरा प्रकृति के अनुसार रहता था। एक समाज की पूरी कहानी बताई गई, वो जंगल में जाता, जंगल से फलों को लेता, फिर एक पर्टिकुलर जो दिन आता उस दिन वस्तु विनिमय करता था। तो आज के समय में भी ऐसी जनजातियाँ हैं, एस्किमो जनजाति है, फिर इसके अलावा पिग्मी जनजाति है, फिर जो गरासिया वगैरह जो अब धीरे धीरे सभ्य होने लगे। राजस्थान में अगर हम देखें तो भील, मेणा, गरासिया, ये जनजातियों के रूप में जो कि पूरा का पूरा प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, ये पर्यावरणवाद के अंतर्गत आती है और ये मुख्य रूप से प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। तो ये कहलाता है मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के अनुसार पूरा का पूरा ढला हुआ है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति के मानवीकरण की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति के मानवीकरण के लिए ट्रांड हाइज के शहरों में सर्दियों का अर्थ होता है प्रचंड और भारी हिम। यानी वहाँ पे अगर हम कहें तो बहुत ही तेज गति से चलने वाली बर्फीली हवाएं, इनको ट्रांसहाइज्म के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक ये पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। इस कहानी को अगर हम देखें तो इस कहानी में ये बताया गया है, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ संक्षिप्त में, फिर हम नेक्स्ट विचारधारा पे चलते हैं। कि ये बताया गया है जो ग्रीनलैंड शहर के अंदर अगर हम देखें जो ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग होते हैं, वहाँ पूरा का पूरा ध्रुवीय क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की वजह से हम आज ठंडे क्षेत्रों में भी रह पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा ठंडक होने के बावजूद भी टेम्परेचर क्या है, हीटर के द्वारा गर्म किया जा सकता है। इसमें पूरा ये बताया गया है
कि एक कांच का पूरा मकान बनाया गया है जिसमें सूर्य से आने वाली किरणों से अंदर गर्मी रहती है, लेकिन वहाँ की जो ठंडक है वो अंदर ना आ सके, प्रकाश आ सके, फिर अंदर को गर्म करने के लिए हीटर का प्रयोग करके किया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मानव ने क्या किया, धीरे धीरे प्रकृति को अपने अनुरूप ढालना शुरू किया। तो सबसे पहला सिद्धांत हमने पढ़ा पर्यावरणवाद या निश्चयवाद, जिसके रैडजेल ने जो विचारधारा दी वो कहती है मानव प्रकृति के अनुसार जी रहा है। दूसरी विचारधारा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये कल्पना होने लगी कि जो मानव की जीवन शैली है, मानव की जो नई जीवन शैली है उसकी अगर हम बात करें तो ये जीवन शैली को अगर हम देखें तो ट्रांडहाइज्म के लोगों को उन्होंने ऐसे बताया कि लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो मानव ने ये देखा कि प्रकृति के जो अवरोध हैं, जो प्रकृति के द्वारा जो बाधाएं बनी हुई है, उन बाधाओं को धीरे धीरे क्या किया, मानव ने अपने हिसाब से उसको कवर करना शुरू किया। और विभिन्न उदाहरणों के बाद हम इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि मुख्य रूप से जो नई विचारधारा आई, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो कि पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद के रूप में जानी जाती है। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो विचारधारा आती है मुख्य रूप से संभववाद की विचारधारा को हम समझेंगे। इस संभववाद की विचारधारा को अगर हम देखें तो ये विचारधारा ये कहती है कि मुख्य रूप से इस विचारधारा को चलो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझा देता हूँ कि विचारधारा संभववाद, यानी सबसे पहले पर्यावरणवाद आया, पर्यावरणवाद के बाद दूसरी विचारधारा आती है संभववाद। संभववाद क्या विचारधारा कहती है? संभववाद ये कहती है कि फ्रांस के जो विचारक थे विडाल डी ला ब्लाश, इन्होंने ये कहा कि मानव ने धीरे धीरे क्या किया, तकनीकी का विकास किया, प्रौद्योगिकी का विकास किया, और प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या स्थितियां आई, वो प्रकृति के ऊपर जो निर्भर था, जो प्रकृति की जो गुलामी थी, उसको उसने धीरे धीरे खत्म किया और उसने चेंजेस शुरू किया। इसमें अगर हम देखें तो मानव ने क्या किया, सड़कों का निर्माण किया, जल यातायात का निर्माण किया, वायु परिवहन शुरू किए। यानी ऐसे बर्फीले क्षेत्र जहाँ पे जाना आना मुश्किल हुआ करता था, तो वहाँ उसने क्या किया, वहाँ पे उसने टेक्नोलॉजी के थ्रू मकान बनाए और अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी अंतर। जैसे अगर हम देखें राजस्थान में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाहर तो बहुत तेज गर्मी होती है, लेकिन कमरे के अंदर अगर एसी लगी है तो हमने क्या किया, वातावरण अनुकूलन किया है। यानी बाहर जो माइनस में जहाँ की तापमान 40-45 या 50 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, लेकिन अंदर का टेम्परेचर हम 22-23 के आसपास डिग्री कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऐसे ही उन्होंने ठंडे प्रदेशों में क्या किया, उसको गर्म करना शुरू किया। और इस तरह से ब्लाश ये कहते हैं मानव ने संभावनाओं को जन्म दिया कि वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और प्रकृति में धीरे धीरे चेंजेज कर सकता है। इसी विचारधारा को संभववाद कहा गया। पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म मतलब प्रकृति के अंदर जो सिस्टम है उसको हम तकनीकी के द्वारा चेंज कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा चेंज करने की संभावनाएं हैं। इसे संभववाद का नाम दिया गया। जब इस तरह की विचारधारा चली तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये विचारधारा इस तरह से डेवलप हुई, मानव ने प्रकृति का दोहन करना शुरू किया और प्रकृति का जब दोहन शुरू हुआ तो धीरे धीरे प्रकृति को नुकसान होने लगा, यानी प्रकृति को नुकसान पहुँचने लगा। तो इसका दुष्परिणाम ये आया, प्रकृति ने क्या किया, वापस से पुनः हमें रिएक्शन दिया। और इस रिएक्शन के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ जो विचारधारा आती है मुख्य रूप से इस विचारधारा को अगर हम समझें तो इसके बाद एक नई विचारधारा आई। यानी सबसे पहले पर्यावरणवाद आया, निश्चयवाद आया, फिर संभववाद आया, उसके बाद में नया विचारधारा आया जिसे नवनिश्चयवाद कहा गया है। नवनिश्चयवाद की अगर हम बात करें तो नवनिश्चयवाद किसने दिया था? भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये एक संकल्पना प्रस्तुत की गई और ये दो विचारों का समन्वय था। दो विचारों का समन्वय, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। इसके बीच के मार्ग को इन्होंने प्रशस्त किया। बीच का मार्ग कैसे प्रशस्त किया? पर्यावरणवाद यह कहता है कि हम पूरे के पूरे प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति मतलब स्वामी है और हम लोग उसके सेवक हैं।
और इसीलिए जो रेडजेल और जिन्होंने विचारधारा दी वो ये कहते हैं कि मानव पूरा का पूरा प्रकृति के अनुरूप चल रहा था, तो मानव का क्या हुआ था, प्रकृतिकरण हो गया था। फिर उसके बाद में ब्लाश ये कहते हैं ऐसा नहीं है, मानव ने तकनीकी से प्रकृति में चेंजेस किया है, प्रकृति को अपने अनुसार ढाला है, अपने अनुसार परिवर्तित किया है, तो ये विचारधारा कहलाती है संभववाद। संभववाद का जब अधिक विकास हुआ तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लगा, मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए चरम सीमा पर पहुंच गया इसके विदोहन की, तो इसके दुष्परिणाम सामने आए। तो उसके बाद एक नई विचारधारा आती है जो ग्रिफिथ टेलर ने दी, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद क्या कहती है, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया इन्होंने ये कहा रुको और जाओ का मतलब, इसको एक उदाहरण से इन्होंने ये बताया कि जब हम शहर में गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स जहाँ आती है वहाँ 3 तरह की बत्तियाँ होती हैं, 3 तरह की लाइट्स लगी रहती है, रेड, ग्रीन और येलो। रेड लाइट जैसे ही लग जाती है उसका मतलब ये होता है कि हमें रुकना है, हमारी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें नुकसान होगा, हो सकता है सामने से आने वाली गाड़ी से हमारी टक्कर हो जाए। तो रेड लाइट ये कहती है रुको, और येलो लाइट जैसी होती है वो कहती है अब स्टार्टिंग है, अब आपको जाने की तैयारी करनी है, और जैसे ही ग्रीन लाइट परमिशन मिल जाती है आप चले जाओ। तो इन्होंने नवनिश्चयवाद विचारधारा को इसी सिद्धांत पर दिया, रुको और जाओ के आधार पर। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, ये तो हमने एक वातावरण के आधार, शहर के आधार की परिकल्पना की, तो ये कहते हैं प्रकृति का हम कैसे करें, प्रकृति में आप काम कीजिए, प्रकृति के अनुरूप काम कीजिए, लेकिन जैसे ही प्रकृति का अधिक विदोहन होने लग जाए, जैसे पेड़ों की बहुत अधिक कटाई हो जाए और हमें लगा ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो हमें पेड़ों की कटाई को रोकना है। रुको मतलब पूरा का पूरा रोक देना है, और फिर क्या करना है, नए प्लांटेशन करने हैं, ताकि जो रिकवरी हो सके, जो हमने प्रकृति को नुकसान दिया उसको रिकवर कर सके, और उसके बाद में फिर आगे प्रकृति की फिर ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। तो ग्रिफिथ टेलर की जो विचारधारा है वर्तमान समय में बहुत ही प्रभावशाली विचारधारा के रूप में मानी जाने लगी है, क्योंकि आज अगर हम देखें कि कोरोना की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी आने लगी तो लोगों को लगा कि ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा, जब हम पर्यावरण के बीच में रहेंगे। यानी फिर से जो विचारधारा ये कहते हैं रुको और जाओ, यानी हमने बहुत आधुनिकीकरण कर दिया, हमने बहुत तकनीकी विकास कर लिया है, साथ ही साथ हमें प्रकृति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति को बिल्कुल हटा देंगे तो उसके दुष्परिणाम हमें सामने हमारे धीरे धीरे आ ही रहे हैं, और भी अधिक दुष्परिणाम आएंगे। तो आज जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन करवा देता हूं कि हमने कौन कौन सी विचारधाराएं पढ़ी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो क्या है, मानव भूगोल के नेचर को हमने पढ़ा। मानव भूगोल की प्रकृति ये कहती है मानव और प्रकृति के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन करना, और साथ ही उसके बाद हमने ये पढ़ा मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण यानी मानव प्रकृति के अनुरूप पूरा कार्य कर रहा है, प्रकृति जैसा चाह रही वैसा कर रहे हैं, और इसको नाम क्या दिया, पर्यावरणवाद या निश्चयवाद, जिसके प्रवर्तक हैं रेडजेल। उसके बाद में हमने दूसरी विचारधारा पढ़ी संभववाद। संभववाद ये कहता है कि प्रकृति के साथ हमें संभावनाएं हैं, हम नया विकास कर सकें, और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हमने ये विकास किया। और उसके बाद तीसरी विचारधारा जो थी, जो हमने ग्रिफिथ टेलर की पढ़ी, वो ये कहती है नवनिश्चयवाद, यानी रुको और जाओ के सिद्धांत के आधार पर। इसी के साथ अपना ये लेक्चर अपन ओवर करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में आगे हम पढ़ेंगे।